अब हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे हैं, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट और एटोमाइजेशन एनर्जी। जो एक पे डिपेंड करेगा उसको हम समझा देंगे कैसे। तो ये प्रॉपर्टी भी इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया है। आपको ग्राफ से थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा। ऊपर मैंने एटोमाइजेशन एनर्जी के बारे में लिख रहा है और नीचे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। देखो इसके बारे में तो आपको सबको पता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो इसी के बारे में थोड़ा और डिस्कस करते हैं। एटोमाइजेशन एनर्जी, एटोमाइजेशन एनर्जी क्या होती है भाई। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट तो आपको पता होगा। तो देखो, अब जो मेटल होते हैं, मेटल होते हैं, उनमें एटम ऐसे क्लोजली पैक होते हैं। जो मेटल एटम होते हैं उनमें मेटल एटम ऐसे अरेंजमेंट होते हैं। तो इन एटम को अलग करने के लिए जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी उसी को बोलते हैं एटोमाइजेशन एनर्जी। मतलब एक एटम को ग्रुप ऑफ एटम में से अलग करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है उसी को हम बोलते हैं एटोमाइजेशन एनर्जी। आ गया, हो गया क्लियर, समझे। तो ये हमारे पास होती है एटोमाइजेशन एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन एटम इन ए एलिमेंट इज कॉल्ड एटोमाइजेशन एनर्जी। यहां पर पॉइंट आता है, पहले हम बात करते हैं मेटलिक बॉइलिंग और बॉइलिंग पॉइंट। और इससे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो मेटल एटम होते हैं उनमें बीच में मेटल मेटल बॉन्ड होते हैं। और ये मेटल मेटल बॉन्ड डिपेंड करते हैं उनके वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम बात करते हैं डी डी ट्रांजिशन, जो मेटल मेटल एटम होते हैं वहां पर डी डी ट्रांजिशन वर्ड यूज होता है। मतलब डी ऑर्बिटल से क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं। और जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ही बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, उतना ही मेटलिक बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होते हैं। वैसे तो सारे मेटलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट जब हम इनके बीच में कंपैरिजन करते हैं तो कुछ एक में मेटलिक बॉन्ड कम वीक होते हैं और कुछ एक में ज्यादा होते हैं। तो यहां पर पॉइंट आ रहा है, वैसे दोनों में कुछ ज्यादा डिफरेंस मत समझना, क्लियर। तो यहां पर इसका बड़ा मतलब है सेपरेट करना, और यहां पर मतलब होता है उसको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना या लिक्विड से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करना। तो यहां पर आप ग्राफ में देखो, जो टाइटेनियम से क्रोमियम तक जाते हैं तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, इंक्रीज होती है। बट क्रोमियम से मैग्नीशियम जाते हैं तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। फिर यहां से जाते फिर इंक्रीज होता है, फिर एकदम लास्ट में क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अब यहां पर ये कह रहा है कि जो मेटल मेटल बॉन्ड है वो डिपेंड करता है डी डी ट्रांजिशन पे। और डी ट्रांजिशन का मतलब होता है कि डी ऑर्बिटल में कितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही डी डी ट्रांजिशन ज्यादा होगी, और उतना ही मेटलिक बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। उतना ही मेटलिक बॉन्ड क्या होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। मैं फिर से बता रहा हूं, जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में प्रेजेंट होंगे वहां पर उतनी ही ज्यादा डी डी ट्रांजिशन होगी, और जितनी ज्यादा डी डी ट्रांजिशन होगी वहां पर मेटलिक बॉन्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। क्लियर। अब पॉइंट यहां तक तो हमें पता है भाई, जब हम स्कैंडियम से मैग्नीशियम तक जाते हैं तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं। पर जब मैग्नीशियम जिंक की तरफ जाते हैं तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। तो उसके बेसिस पर हम समझ गए, जब यहां से यहां तक जाएंगे तो मेटलिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, फिर यहां से जाएंगे तो मेटलिक बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। बट यहां पर कंफ्यूजन ये आता है कि मैग्नीज के पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हुए भी इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वीक क्यों है, मतलब मेटलिक बॉन्ड वीक क्यों है, इनका मेटलिक बॉन्ड वीक क्यों होता है, पॉइंट ये है। अब आपको पता है भाई, यहां से यहां तक जाओगे मेटलिक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं। तो हमें डी ट्रांजिशन ज्यादा हो रहा है, लैपिंग ज्यादा हो रही है। बट मैग्नीज का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए सबसे ज्यादा, बट यहाँ पर सबसे कम है। यहाँ पर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग मैग्नीज का क्या है, सबसे कम है। ऐसा क्या रीजन हुआ जो सबसे कम है। आप कहोगे सर इसके तो डी सब सेल में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसमें डी डी ट्रांजिशन भी ज्यादा होनी चाहिए। देखो इसका रीजन क्या होता है, जो मैग्नीज है इसके लास्ट सेल में 3D में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये हाफ फिल्ड हो गया, और हाफ फिल्ड होने के कारण ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी कर लेता है, और ये अपने इलेक्ट्रॉन के डी इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करने देता। ध्यान से सुनना,
इसका ये हाफ फील्ड हो गया, और हाफ फील्ड होने के कारण इसका स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और ये अपने डी सब सेल के इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करने देता क्योंकि स्टेबल है। तो यहां पर डी ट्रांजिशन क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, क्योंकि हाईएस्ट स्टेबिलिटी के कारण, हाफ फील्ड होने के कारण हाईएस्ट स्टेबिलिटी हो जाती है, तो जिससे इसके इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते दूसरे में अपने दूसरे मेटल एटम से, तो जिससे इसकी मेटलिक बॉन्डिंग क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। इसलिए इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, कम होता है। इसलिए से मेटल मेटल बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। ये पॉइंट सबसे ज्यादा आपको याद रखना है। आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, सबको ये बता दिया जाता है कि भाई जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे उतना ही मेटलिक बॉन्ड क्या होता जाएगा, स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, क्योंकि डी ट्रांजिशन ज्यादा होगी। अब सबको पता है मैग्नीज के पास सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब मैग्नीज के पास सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो सबसे ज्यादा ट्रांजिशन भी करेगा एक कोडिंग रूल के अकॉर्डिंग, तो मेटलिक बॉन्ड भी सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। सब सोचेंगे हाँ तो इसका सबसे ज्यादा होना चाहिए, बट ये कुछ केस ऐसे होते हैं हाफ फील्ड होने या फुल फील्ड होने के कारण वो अपने आप को स्टेबल मान लेते हैं और स्टेबल हो जाते हैं। भाई कहता है अब मुझे दूसरों से इलेक्ट्रॉन शेयर करने की कोई जरूरत ही नहीं, दूसरे इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेगा तो बॉन्ड नहीं बनेगा, अच्छा बॉन्ड नहीं बनेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनेगा। अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनेगा तो उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। और बाकी तो आपको पता है जिंक फुल फील्ड होता है, कंप्लीटली फील्ड होता है, वैसे नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। जितने भी नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। जैसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, क्योंकि ये फुल्ली फील्ड होते हैं। यहाँ पर डी ट्रांजिशन बहुत वीक होती तो सही है, डी ट्रांजिशन बहुत वीक होती। वैसे तो आप कह सकते हैं इनमें डी ट्रांजिशन हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इनका डी सबसेल फुल फील्ड होता है, ये दूसरे से ओवरलैपिंग करेंगे नहीं, तो जिसके कारण ये क्या होते हैं बेटा, सॉफ्ट नेचर के होते हैं। इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। बाकी तो आपको केस पता है, एक रेगुलर पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब दूसरा केस आता है एटोमाइजेशन एनर्जी। जब आप एटोमाइजेशन एनर्जी देखोगे तो देखो इंक्रीज हो रही है, बट क्रोमियम और मैग्नीज की क्या होती है, कम होती है। फिर एक बार देखोगे डिक्रीज होती जाएगी। देखो एटोमाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होती है, वेनेडियम की। अब देखो इनके ऊपर सबका रिजल्ट लिखा हुआ है, स्कैंडियम की, टाइटेनियम, वेनेडियम की, फिर कम हो गई, फिर बढ़ गई। अब आपको पता है मैग्नीज की एटोमाइजेशन एनर्जी कम क्यों होती है। वैसे आपको पता है एटोमाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, आपको पता है एटोमाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, किसी भी एलिमेंट में से एक एटम को सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी। और आपको पता है भाई इसकी एटोमाइजेशन एनर्जी कम क्यों होती है, क्योंकि मेटलिक बॉन्ड वीक होता है। आपको पता है भाई लेफ्ट टू राइट सीरीज में मूवमेंट करोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, पहले बढ़ती है फिर डिक्रीज होती है, और उसी के ऊपर हमारा मेटलिक बॉन्ड डिपेंड करता है, मेटलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है वीक है। तो इसके कारण इसका मेटलिक बॉन्ड वीक रहेगा, तो जिसके कारण इसकी एटोमाइजेशन एनर्जी क्या रहेगी बेटा, हमारे पास कम हो जाएगी। जिंक सॉफ्ट नेचर का होता है, इसकी एटोमाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है, क्योंकि यहाँ पे तो डी ट्रांजिशन बहुत कम पॉसिबल होती है। यहाँ पे डी ट्रांजिशन क्या होती है, सबसे कम पॉसिबल होती है, और इसलिए सॉफ्ट नेचर का होता है जिंक हमारे पास, और इसकी एटोमाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है। यहां से एटम को सेपरेट करना बहुत इजी होता है, क्योंकि जो जिंक है वो सॉफ्ट उसका मेटल मेटल बॉन्ड एटम क्या होता है, बहुत वीक होता है, कंप्लीटली फील्ड ऑफ डी सबसे। वैसे तो ध्यान रखना जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो टिपिकल हार्ड मेटल होते हैं, इनकी जो ज्योमेट्री होती है, स्ट्रक्चर वो भी डिफिकल्ट होती है, हार्ड एक अलग सी होती है बहुत से एलिमेंट की। देखो हम मेटल वर्ड यूज कर देते हैं, तो मेटल वर्ड का मतलब यही होता है भाई टिपिकली मेटल, हार्ड मेटल, बट हर एक मेटल ट्रांजिशन एलिमेंट हार्ड नहीं होता है। जैसे जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये हार्ड मेटल नहीं होते, क्योंकि इनकी एटोमाइजेशन एनर्जी क्या होती है, सबसे कम होती है, तो जिसके कारण इनको हम सॉफ्ट मेटल भी बोल देते। कई बार पूछ लेते हैं जिंक, कैडमियम, मरकरी ये सॉफ्ट मेटल क्यों होते हैं, तो आपको एक ही आंसर आना चाहिए, क्योंकि इनके डी सबसेल क्या होता है, फुल फील्ड होता है।